ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने अपने पिछले वीडियो में किया था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये हमने किया था। इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैरी आउट किया जाता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक सिंगल कंटेनर में कैरी आउट की जाती है। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लेते हैं या फिर मोल्टन और एक्वस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने लिया था। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया था, इलेक्ट्रोड्स लिए थे, इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट किया था जो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी बार से प्रोवाइड करेगी, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगी। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी देगा तो क्या होगा, इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके आयंस अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और वहां जाके दे विल गेट डिस्चार्ज टू प्रोड्यूस द कोरस्पॉन्डिंग स्पेसेस। यही हमने किया था। तो ये तो था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी में। तो हमने क्या जाना था कि कौन सा आयन जाके डिपॉजिट होगा, क्या डिस्चार्ज्ड प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब जो आयन डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा और किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, यही हमने जानना है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या पढ़ा जाता है, इन दिस एस्पेक्ट we study about the relation between electricity, between amount of electricity and amount of substance or ion get discharged at their respective electrodes। ठीक है, ये चीज क्वांटिटी में आएगी, मतलब अमाउंट हम लोग पढ़ेंगे, अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की और अमाउंट जो सब्सटेंस क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, कहां पे, इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, दैट वाज द क्वालिटेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी देने से कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा। ओके, तो ये है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और ये किसने दिया था, these relations were studied by Michael Faraday, and based on his studies he proposed two laws। उसने दो लॉज इन स्टडीज पे बेस्ड, दीज रिलेशंस वर स्टडीड बाय माइकल फेराडे। उसने इन रिलेशन को स्टडी किया माइकल फेराडे ने इन 1833, और उसने क्या किया, अपनी स्टडीज के बेस पे उसने दो लॉज को प्रपोज किया, नॉन एज, उनको क्या बोला जाता है, नॉन एज फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, known as Faraday's laws of electrolysis। उनको बोला जाता है Faraday's laws of electrolysis। तो दो लॉज हम लोग पढ़ेंगे, वही क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी तो अब हमें जरूरत नहीं है, ये तो क्वालिटेटिव में था। अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमारा पहला काम शुरुआत करते हैं इससे, Faraday's फर्स्ट लॉ से। तो Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये क्या बोलता है, लॉ की सीधी स्टेटमेंट हम पहले लिखते हैं, फिर एक एक करके
उस पूरी स्टेटमेंट को समझेंगे। ये लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when according to this law, amount of substance deposited or liberated, it is denoted by W। कहाँ पे लिबरेट या डिपॉजिट होगी? एट द इलेक्ट्रोड्स पे ही होगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू amount of electricity passed through the molten electrolyte or electrolytic solution, या तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के थ्रू या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, इसको कैपिटल Q से दिखा देते हैं। Q यू नो इज द नोटेशन फॉर दी चार्ज। तो ये चार्ज ही होती है इलेक्ट्रिसिटी, कि आप जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। लिबरेट मतलब इवोल्यूशन या रिलीज है, और लिबर्टी इज आजादी, मतलब वो वहां से रिलीज हो चुका है, और डिपॉजिट मतलब वही इलेक्ट्रोड पे जाके वो डिपॉजिट हो गया। तो यहां से समझते हैं क्या है ये चीज। ये है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले लें, ये दो इलेक्ट्रोड ले लिया, और ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं इस पे है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव है तो एनायंस आएंगे, तो ये हो गया एनोड और ये हो गया जी कैथोड। क्लियर है? तो यहाँ पे आएंगे एनायंस और क्या करेंगे? कितना ज्यादा एनायन यहाँ पर लिबरेट होगा या कितना ज्यादा डिपॉजिट होगा, कैटायन यहाँ पे डिपॉजिट हो गया जैसे, तो ये कितना ज्यादा डिपॉजिट या रिलीज होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो आयन। क्लियर है? समझते हैं इसको अच्छे से। 2-3 कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी। क्या कंडीशन है? सबसे पहली, द इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी passed through the electrolyte constantly and continuously। आपको कांस्टेंट पास करनी है और कंटिन्यूअसली पास करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कुछ चार्ज पास कर दिया, फिर दूसरा चार्ज पास कर दिया, फिर तीसरा चार्ज पास कर दिया, ऐसा नहीं है। ये आपको हमेशा कांस्टेंटली पास करनी है। और ये कैसे पास की जाती है? ये पास किया जाता है, इट इज जनरली डन बाय यूजिंग बैटरी। ये बैटरी से पास किया जाएगा। ठीक है? तो कांस्टेंट करंट कैसे होता है? कांस्टेंट करंट जो होगा, असल में ये करंट पास करेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट कर लेंगे, मैं अभी बताने जा रहा हूं भाई। कांस्टेंट करंट इज डायरेक्ट करंट। जो डायरेक्ट करंट है, जो सिंगल फेज में चलेगा, वो है कांस्टेंट करंट। अगर आप लोग अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो वो इस लॉ पे अप्लाई नहीं होगा। आपको कांस्टेंट करंट अप्लाई करना है, मतलब डायरेक्ट करंट अप्लाई करना है। डायरेक्ट करंट आप लोग फिजिक्स में जरूर पढ़ चुके होंगे, जो सिंगल फेज में चलेगा दैट इज द डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है। ओके, तो ये वेरी कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट वेरिंग, ये सिंगल फेज में आ रहा है। तो आपको हमेशा डायरेक्ट करंट कंटिन्यूअसली पास करना है। ये ना हो कि वोल्टेज चेंज होती जाए, नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। तो इस करंट को, कांस्टेंट करंट इज डायरेक्ट करंट एंड इट कैन बी
direct current, and it can be converted into electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हो by using the relation. क्या रिलेशन है? यू नो वेरी वेल कि Q किसके इक्वल होता है? Q इज द इलेक्ट्रिसिटी और द चार्ज, ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर्स में आपको करंट लेना है, मल्टीप्लाई विद टाइम इन सेकेंड्स, ये लेना है जी। ठीक है, तो Q किसके बराबर है? करंट को कैपिटल I से दिखा देता हूं, टाइम को T से। सो दिस इज द वे। तो आपको करंट तो आप बैटरी से पास करोगे, लेकिन हमें करंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, समझ गए? तो इस रिलेशन से आप लोग निकाल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी? जब आप डायरेक्ट करंट दोगे। डायरेक्ट करंट कहां से पास होगा? बैटरी से पास होगा, जो बैटरीज यूज होती हैं, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और कंटिन्यूअस जाएगा। तो ये कंडीशंस में आपको कौन सा लॉ फॉलो होता हुआ दिखाई देगा? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। क्लियर है? तो ये है क्या हमारे पास? फैराडे का पहला लॉ। बट इसमें और 2-3 चीजें मैं नोट में लिखवा रहा हूं यहां पे। मैं ये चीजें सारी नोट में है, आपको बेसिकली कंडीशंस याद रहेगी तो आसानी से समझ जाओगे। तो नोट क्या है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फैराडे के टाइम पे there was no source to produce constant current. There was no सोर्स टू प्रोड्यूस कांस्टेंट करंट। उस टाइम पे ऐसा कोई था ही नहीं जो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर सके। तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? यूज्ड कुलोमीटर क्या होता है? कुलो इज रिलेटेड टू कुलाम, दैट इज चार्ज, एंड मीटर यू नो इज मेजरमेंट, या मेजरर कह लें यहां पे, मेजरमेंट। मिट्रियन वर्ड से आया है, मिट्रियन मींस होता है मेजरमेंट। तो चार्ज मेजरमेंट। तो कुलोमीटर क्या है? विच विल मेजर दी चार्ज। तो कुलोमीटर है चार्ज मेजरर या कुलाम्ब मेजरर। तो ये काम करता है कुलोमीटर। सो ही यूज्ड कुलोमीटर। अब कुलोमीटर क्या है? कुलोमीटर वो होता है, कुलोमीटर is nothing but an electrolytic cell. ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जनरली किससे बनी हुई होती है? कंसिस्टिंग ऑफ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसी ही ये सेल है, जनरली कंसिस्टिंग ऑफ सिल्वर और कॉपर। तो अगर सिल्वर से बनी हुई हो तो उसको सिल्वर कोलोमीटर बोल देते हैं, और कॉपर से बना हुआ हो तो कॉपर कोलोमीटर। तो जो इसके अंदर द अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर डिपॉजिटेड इन किलोमीटर was used, वैसे आजकल भी यूज करते हैं, was used to measure, क्या मेजर करने के लिए? To measure the amount of electricity passed, कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है। ये कैसे पता चलेगा? उसके टाइम पे कोई ऐसा सोर्स तो था नहीं कि कांस्टेंट वो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता जाए, कांस्टेंट करंट पास करवाता जाए।
तो उसने क्या किया, कूलोमीटर को अरेंज कर दिया, किसके, इसी सेल के सर्किट में क्या डाल दिया, कूलोमीटर को अटैच कर दिया। फैराडे सेकंड लॉ भी बिल्कुल सेम ही है, और वो फैराडे का सेकंड लॉ पे बेस्ड है वो अरेंजमेंट, फैराडे के सेकंड लॉ पे बेस्ड है वो अरेंजमेंट। जैसे इसके सीरीज में जोड़ देगा, वो जोड़ दिया तो जितना यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हुई, जितना सिल्वर डिपॉजिट हो गया, तो उसने वहां से अमाउंट लेता चला गया। जैसे कि सिल्वर हर सेकंड में सेम अमाउंट डिपॉजिट हो रही थी, इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी यहां से कैलकुलेट करता गया, किससे, कूलोमीटर से, कूलोमीटर। ये अगले लॉ से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, पर मैं फिर भी बता दूं कि आपको जान लेना चाहिए कि उसके टाइम पे ऐसा कोई सोर्स था ही नहीं जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता, इसलिए उसने क्या किया, कूलोमीटर यूज किया, सिल्वर कूलोमीटर। जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब इस पे जितना ज्यादा सिल्वर डिपॉजिट होगा वो सिल्वर की अमाउंट से इलेक्ट्रिसिटी निकालता चला गया, और वही इलेक्ट्रिसिटी वो इससे कोरिलेट करता चला गया। तो ये तो थी बेसिक आइडिया जो आपको नोट की फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। ना याद रखोगे तो भी, बट कंसेप्ट इसी से क्लियर होगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूं। अब मैं बात करूंगा किसकी, वापस फैराडेज फर्स्ट लॉ की। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही ज्यादा वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। जो आपके आयन थे वो उतने ही ज्यादा डिस्चार्ज होंगे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा चार्ज पास किया जाएगा। सो दिस इज W, W इज द, मैं ऊपर लिख चुका हूं, वेट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, और Q इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। तो दोबारा नहीं लिख रहा हूं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट दैट इज Z इंटू Q, Z इंटू Q। Q किसके बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहले Z जान लेते हैं। Z इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यही है ना भाई, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बहुत ध्यान से हर चीज को समझें तो लाइफ टाइम ये आपको याद रह जाएगा, अगर समझोगे नहीं तो रट्टा ही मार पाओगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इसके नाम के पीछे भी पूरा एक कंसेप्ट है, वो भी मैं समझाऊंगा। तो पहले तो Z के बारे में पता चल गया, नहीं पता चला तो और थोड़ी देर में अच्छे से पता चलेगा। Q किसके बराबर है, करंट इंटू टाइम, अभी लिखा था हमने। तो W किसके बराबर आ गया, Z इंटू I इंटू टी। सो दिस इज द रिलेशन। आप इस पे बेस न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। अब पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो डेफिनेशन आ गई समझ में, जितनी बार से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आयंस जो हैं वो डिपॉजिट या लिबरेट होंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, सेम ऐसा ही है जैसे कि हम लोग जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे क्लास पे उतना बेटर रिजल्ट आ रहा है, तो उतने ज्यादा बच्चे IIT नीट में क्वालिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सिलेक्शंस। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। सेम वैसे ही जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो उतने ही ज्यादा सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिस्चार्ज हो रहे हैं। दैट्स इट। तो चार्ज ही चाहिए ना उनको, तो भाई चार्ज नहीं दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, चार्ज कम दोगे इलेक्ट्रिसिटी कम, और इलेक्ट्रिसिटी कम इसका मतलब उनकी डिस्चार्जिंग भी कम होगी, तो इसलिए वो कम डिपॉजिट या लिबरेट होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। पहली चीज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE से लिख देता हूं। तो Z है ये, तो क्या डेफिनेशन आएगी, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से कंसेप्ट आएगा। W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। पहले Q से स्टार्ट करते हैं, Z डॉट Q। अगर Q कितना है,
Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। अगर 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी में पास करता हूं तो क्या होगा? तो W इज इक्वल टू Z। तो Z क्या है? तो Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इज द वेट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at electrodes when कितना? when 1 coulomb electricity is passed through the molten electrolyte or electrolytic solution। तो ये है क्या? तो Z क्या है? Z कुछ नहीं, वेट ही है। Z इज नथिंग बट दी वेट। जब अब मैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे असल में आऊंगा तब आपको एक्चुअल आइडिया पता चलेगा। अभी के लिए समझ गए, Z कुछ नहीं, वेट ही है, कितना डिपॉजिट हो रहा है। पर कंडीशन क्या है? ये वो अमाउंट है जो 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से डिपॉजिट हुई है। ये वो अमाउंट है जो 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से डिपॉजिट हुई। तो ये 1 कूलाम किलोमीटर से उसने कैलकुलेट किया था। ओके, तो ECE समझ में आ गया होगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। मुझे एक्चुअल में ये ज्यादा चाहिए आगे, पर चलो अभी क्या है, when current is equal to 1 ampere and time is equal to 1 second, तो W किसके बराबर आ जाएगा? Z के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? ये भी 1, ये भी 1। तो क्या बन गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स when 1 ampere current is passed through the molten or electrolyte or electrolytic solution for कितने? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए जब 1 एम्पियर करंट पास किया जाएगा, किससे? इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से 1 एम्पियर करंट पास किया गया है 1 सेकेंड के लिए, तो उतने टाइम पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है, दैट अमाउंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। समझ रहे हो कि नहीं? तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कुछ नहीं, ये वही अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेटेड है जो या तो 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से या फिर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करने से जनरेट होगा। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। होपफुली आ रहा होगा समझ में। अब मैं असल मुद्दे पे आता हूं और अब समझाऊंगा असल चीजें। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। आपको बहुत जरूरी है चीजों को समझना कि भाई यहां पर कितनी चीज डिपॉजिट होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। यू नो दैट व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट, क्या होता है? carried out, ions get discharged। कहां डिस्चार्ज होते हैं? at their respective electrodes by accepting या gaining लिख सकते हो, by accepting or losing इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। या तो वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मोल्टन NaCl ले लिया, मोल्टन NaCl। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा? सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन के अंदर। तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज था, तो ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, तो क्या होगा? क्लोराइड आयन किधर चलेंगे? यहां पे चलेगा। क्लोराइड आयन गया, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
मोल्टन NaCl। आप लोगों ने पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने पीछे, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ये क्लोराइड आयन एट एनोड क्या होगा, एनोड पे क्लोराइड आयन पहुंचेगा और क्या करेगा, ये क्लोरीन में कन्वर्ट होगा। मैं डायरेक्ट सेकेंडरी चेंज लिख दूं, क्लोराइड आयन Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये क्लोराइड आयन किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। तो क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया। तो यहां पर अगर आप समझें, 1 क्लोरीन molecule is obtained from chloride ion by losing 2 electrons। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जाके उसने क्या किया है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाया है। समझ गए? यहां से एक पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर है, आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दूसरा भी देखते हैं, एट कैथोड। अभी धीरे समझ में आने लगेगा, डोंट लूज द पेशेंस। सोडियम आयन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 सोडियम एटम इज obtained by accepting 1 electron by sodium ion। जब एक सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ही एक सोडियम का एटम मिला। अब इस बात के बेस पे एक और चीज कंक्लूड करते हैं। अगर मैं इस 1 सोडियम एटम की बजाय 1 मोल सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सेप्टिंग, क्या लिखूं, एक इलेक्ट्रॉन के 1 मोल। तो सीधी सी बात है, अगर ये एक एटम था, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम आयन, तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयन। यहां पर बताओ तो 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल की बजाय 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोराइड आयन बाय लूजिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। समझ रहे हो कि नहीं? तो जनरली आपको मोल्स में ही मिलेगा, एटम्स में मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मोल में ही मिलेगा। अब समझते हैं इसको कि ये क्या होगा। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो असल में इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर हो रहा है, या तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस there is transference of electrons which in turn produces, जब वो ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे जी, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब समझें कि जैसे सोडियम आयन को क्या चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था और सोडियम में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, अगर सोडियम का एक आयन लेते और ये एक इलेक्ट्रॉन यूज होता तो इस पे कितना चार्ज होता, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती या इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी सोडियम आयन को रिड्यूस होने के लिए, है क्या नहीं भाई? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए इसको, एक सोडियम को इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है क्या नहीं? तो ये हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो यहां से समझते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है। अभी मैंने पहले ही बता चुका हूं, चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। 1 मोल कंटेन्स, कोई भी स्पीसीज का 1 मोल में एवोगैड्रोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है
तो टोटल तो इतने हैं, तो गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कुलाम्स, इतना चार्ज आ गया भाई। तो ये कितना आएगा, ये गुना करोगे तो 96,487, जिसको अप्रोक्सीमेटली ले लिया जाता है 96,500 कुलाम्स। ठीक है, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96,500 कुलाम, क्योंकि 1 मोल पे है तो कुलाम पर मोल भी लिख सकते हो इसको। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कुलाम्स। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन चलेगा, ट्रांसफर होगा, तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा? वो जनरेट करेगा 96,500 कुलाम्स, एंड इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और इसको बोला जाता है 1 फेराड। 1 फेराड और 1 एफ भी लिख सकते हो। क्लियर? तो जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता है तो 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। When 1 mole of electron moves, it generates 1 farad of electricity और 96,500 coulombs per mole। मेरे हिसाब से क्लियर है? तो ये जो है ये हमेशा 1 farad can discharge कितनी अमाउंट, ये कितने को डिस्चार्ज करेगा? तो इट विल डिस्चार्ज दी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दी आयन। जो आयन है उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिस्चार्ज करेगा। यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दी सब्सटेंस लिख दूं क्या? सब्सटेंस से आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको पहले तो ये ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सॉल्यूशन में पूरा बता चुका हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। यही होता है गिवन मास बाय द इक्विवेलेंट वेट, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट तो क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट कितना ले रहे हैं? 1, तो 1 आ गया, तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट तो गिवन मास किसके बराबर हो गया? इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, ये किसके बराबर है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस के बराबर है। तो 1 फेराड अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो हमेशा कितना डिपॉजिट करेगा? That will always deposit the equivalent weight of substance. I think I make very much clear to you. 1 फेराड हमेशा इक्विवेलेंट वेट जितना भी है उस सब्सटेंस का उतना डिपॉजिट करेगा। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया। तो ये चीज क्यों लिखी? ग्राम इक्विवेलेंट से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट है, तो आपने इसको इक्विवेलेंट वेट क्यों लिख दिया? क्योंकि गिवन मास इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। अब इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास divided by the valency or the number of electrons lost or gained by an atom or ion। एटम और आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए हैं? that number if divided with if that number is used to divide the atomic mass, then you will get the equivalent weight। For example, जैसे कि आपने कहा एल्यूमिनियम आयन, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना है? दैट इज 27, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर पाया? 3। हालांकि ये जब रिडक्शन होगा तो 3 ले लेगा, तो कितना आ गया? 9। तो 9 इज इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो जब आप 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी विल जनरेट कितना? विल जनरेट 9 ग्राम एल्यूमिनियम। तो ये 9 ग्राम इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट वेट है। तो आप 27 ग्राम नहीं लेंगे, ये क्या लेंगे? आप उसका इक्विवेलेंट वेट। और समझते हैं? अभी तो मैं स्टार्ट ही
किया है इसको समझाना, पर मैं बिल्कुल क्लियर चाहता हूं कि आपके दिमाग में एकदम से क्लियर कंसेप्ट हो। ठीक है, जब कंक्लूड करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं एल्यूमिनियम आयन का, +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम। ओके, टेल मी कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन एक्सेप्ट्स कितने करता है, एक्सेप्ट्स 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डिपॉजिट कितना, कैन यू टेल मी कि कितना एटॉमिक मास है इसका, डिपॉजिट 27 ग्राम एल्यूमिनियम। 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू नो दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, 1 फेराड, या इतनी इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए 1 फेराड, 1 फेराड, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना करेंगे, इज इक्वल टू 3 फेराड। तो ये आ गया 3 फेराड। तो 3 फेराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन डिपॉजिट कितना, कैन डिपॉजिट, बोलो भाई कितना, 27 ग्राम एल्यूमिनियम करेगा। एंड व्हाट विल बी 1 फेराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन डिपॉजिट, तो 27/3, 27/3, देखो फेराड नहीं चाहिए ना हमें फेराड एज इट इज यही रखना है, तो कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 9 ग्राम एल्यूमिनियम। तो आ गया कि नहीं आ गया, यही मैंने यहाँ पे लिखा था कि 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी विल जनरेट 9 ग्राम एल्यूमिनियम, 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी नाउ इज डिपॉजिटिंग 9 ग्राम। तो मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया कि 1 फेराड उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर लेना है, 1 फेराड इक्विवेलेंट वेट, और कुछ चेंज ही नहीं करना। अब वापस आते हैं, अब क्या करेगा, बहुत ध्यान से समझना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, और अब फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, फॉर्मूला फॉर ECE। ओके, तो क्या था ECE, W इज इक्वल टू ZQ, अगर Q इज इक्वल टू 1 कूलाम तो W इज इक्वल टू Z। तो Z कब निकाला जाता है, जब आप 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। तो आपको पता है 96,500 कूलाम, दैट इज 1 फेराड, कैन डिस्चार्ज कितना भाई, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इतना ही तो डिस्चार्ज करेगा भाई जितना उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो 1 कूलाम कैन डिस्चार्ज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस बाय 96,500। ये 1 कूलाम, दिस इज नॉट 1 फेराड, इट इज 1 कूलाम। 1 कूलाम कितना डिपॉजिट करेगा, और यही क्या होता है, जब 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करो और तब जाके जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसकी अमाउंट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो ECE, दैट इज Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500। पूरा का पूरा सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने समझाया है। तो W किसके बराबर था, Z इंटू Q, और Z किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू Q। सो दिस इज द रिलेशन, और यही है फेराडे का फर्स्ट लॉ। तो मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, आप लोगों को होपफुली मैंने क्लियर कर दिया है। तो W इज इक्वल टू व्हाट, ZQ, W इज इक्वल टू ZIT, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू I इंटू T। तो ये तीनों रिलेशंस आप याद रख लें, डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड है, आपको ये याद रखना है। बट ये रट्टा मारोगे तो हो सकता है याद तो रह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसेप्ट के बगैर रटना मैं ठीक नहीं मानता हूं। तो मैंने इसलिए पूरा कंसेप्ट समझाया आप लोगों को। तो क्या होता है, तो ECE का फार्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं 1-2 न्यूमेरिकल करके आपको बताता हूं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई, पहला एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट the amount of electricity required for electrolysis of 2 moles of H2O,
H2O के 2 मोल्स के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, 2 मोल ऑफ H2O के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी? तो आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है भाई? इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वही इलेक्ट्रिसिटी से जो आपके आयंस हैं वो डिस्चार्ज होंगे। सीधा सा है, ये वाटर ले लिया, वाटर के 2 मोल ले लिए, ये इलेक्ट्रोड ले लिया, यहां से आपने इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। वो कह रहा है कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी जानी चाहिए। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग देखते हैं H2O का इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो क्या होगा। यू विल गेट व्हाट, 2H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा, यहां से मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ये H2 मिलेगा प्लस हाफ ऑफ O2, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जब करवाओगे तो क्या क्या प्रोडक्शन है आप लोग ओवरऑल H2O का, जब मैंने बेस डाला था उसमें उसका इलेक्ट्रोलिसिस देखोगे तो H2 और हाफ ऑफ O2 मिलेगा। क्लियर है? अब ये कैसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा कि H पॉजिटिव, दिस इज 1 मोल, ये 1 मोल से मिला, तो H पॉजिटिव कैथोड पे, एट कैथोड H पॉजिटिव का क्या हुआ होगा, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लिया, कितने थे H2, 2 थे, तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, यही तभी तो मिलेगा ना। तो यहां से अगर मैं 1 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूसेस कितना जी, प्रोड्यूसेस कितना, 1H2, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2, मुझे यही तो पता है भाई, 1 मोल से 1 मोल H2 मिला, और अगर यहां पे 2 होते तो क्योंकि 2 ही मान रखे हैं तो यहां पे 2H2 और ये हो जाता O2, तो 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2। क्लियर? तो यहां पे अभी तो हमारे पास 2H2 था, यहां पे H2 आया तो 2 होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, 2H2, तो यही चाहिए था, ये आ गया। इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे होगा इसका। ठीक है, अब देखो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कितने से, प्रोड्यूस्ड बाय 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 4 मोल से, यही तो होगा। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन जनरेट कितनी इलेक्ट्रिसिटी, 1 फेराड, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन जनरेट कितनी इलेक्ट्रिसिटी, 4 फेराड, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चली, जो ये है वही इलेक्ट्रिसिटी है 4 फेराड। दिस इज द आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, सर O2 का कोई रोल नहीं, भाई हमें तो एक का देखना है, उन्होंने बोला नहीं है कि ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करवाना है, ऑक्सीजन का भी करवा सकते हैं। ऑक्सीजन का एनोड पे देख लो, एट एनोड क्या मिलेगा, O2 नेगेटिव होता है, ठीक है, O2 नेगेटिव से O2 प्लस इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं 2, इसको हाफ O2 कर देते। यहां देखो कितना O2 मिला है, 2 है, तो यहां पे 2 कर दो, 2 से गुना हो गया, यहां पे कितना हो गया 4, तो कितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, यहां पे कितनी इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 फेराड। एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, बट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फेराड, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 4 फेराड। और एक सिंपल एग्जांपल, तो कितना आंसर आ गया भाई इसका, 2 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्स कितनी है इलेक्ट्रिसिटी, 4 फेराड। ओके, मेरे हिसाब से क्लियर है। और बताते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, how much electricity is required to deposit कितना, to deposit 20 gram of calcium on electrolysis of calcium chloride। याद रहे बैलेंस इक्वेशन होती है, इसलिए अगर कैथोड में 4 इलेक्ट्रॉन लगे हैं तो एनोड पे भी उतने ही आने चाहिए, तो इसलिए अगर एक आयन का डिस्चार्जिंग देख लें दूसरे में भी उतने ही मिलेंगे। आप बस मोल को चेक कर लें, कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ऐसे है क्वेश्चन। तो कैल्शियम क्लोराइड किस में टूट जाएगा? कैल्शियम आयन प्लस 2Cl नेगेटिव। अब कैल्शियम आयन को कहां पे होगा? कैथोड पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो कैल्शियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैल्शियम। अब ये एक मोल से 1 मोल कैल्शियम आयन ही मिल रहा है, तो दिस इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन। तो ये कितने चले हैं? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40। दिस इज नॉट द इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? तो ये कितना चला? 2 फेराड से 2 फेराड कैन डिपॉजिट 40 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कैन बी डिपॉजिटेड बाय, कितने से डिपॉजिट होगा? डिपॉजिटेड बाय 2 फेराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कैन डिपॉजिट 2 फेराड बाय 40। और कितना डिपॉजिट करना हमने? 20 ग्राम। तो इनटू 20, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 फेराड। एंड यू नो वेरी वेल कि कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा? 20। तो 20 ग्राम था, तो ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट हमें पता था 20 है, तो ये 1 फेराड से ही डिपॉजिट होगा, ये हमें पहले से ही पता था। अगर वो 1 मोल की बजाय 2 मोल कर देता तो फिर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 से 4 आ जाता। तो यहां से कितना हो जाता? 2 से 4, और यहां पे कितना हो जाता? ये भी 2 से मल्टीप्लाई। आई समझ में? तो यहां पे 2 पे तो 4 फेराड इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर सकते हैं। कई बार वॉल्यूम में मिलेगा, वॉल्यूम और मोलेरिटी मिलेगी, तो वॉल्यूम और मोलेरिटी को भी आप मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करें कि मोलेरिटी में ही लेके आए। अगर नॉर्मेलिटी में लेके आते हो फिर आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे, और ग्राम इक्विवेलेंट्स जो हैं वो 1 फेराड के बराबर आएगा। जितने 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 1 फेराड। तो इक्विवेलेंट वेट अगर आपने कंसीडर किया तो वो हमेशा 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी से ही कैरी आउट होगा। मेरे हिसाब से मैंने फेराडेज फर्स्ट लॉ क्लियर कर दिया है। अब मैं आता हूं फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो लास्ट लॉ है और बहुत छोटा सा ही लॉ है, समझ आ देते हैं फटाफट। आपको वो कोलोमीटर भी इसी में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है फेराडे सेकंड लॉ? अगर मेरे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की, ये है मेरे पास, ये था मेरे पास एनोड, ये है कैथोड। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये ले ली दूसरी सेल क्या ले ली है? जैसे मैंने बताया था सिल्वर कोलोमीटर या फिर कॉपर कोलोमीटर हम लोग ले सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने, ये है इधर एनोड, ये कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने सिल्वर नाइट्रेट, और इन दोनों को क्या कर दिया? सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में कैथोड को एनोड से और ये एनोड को कैथोड से, और ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो आप सबको पता है अगर कोई चीज सीरीज में जोड़ी जाएगी तो उनके अंदर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो क्या थी फेराडे सेकंड लॉ? व्हेन 2 or more electrolytic cells are connected in series, अगर सीरीज में जोड़ोगे, सीरीज, and hence same amount of electricity is passed through the electrolytic cells, इस वजह से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, then the amount of substance या weight या mass of substance discharged at the electrodes is directly proportional to their equivalent weights,
उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कहता है कि भाई जितना यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, जैसे इस कैथोड पे कॉपर होगा, इस कैथोड पे सिल्वर होगा, तो जो यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिटेड है और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिटेड है वो किसके बराबर है? तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, equivalent weight of copper, and weight of silver deposited is directly proportional to equivalent weight of silver. तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, कांस्टेंट, दोनों को डिवाइड कर दो। वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सीधा सा है, यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी इसको पास हुई, इसको भी वही पास हुई, तो इनका जो वेट है, यही तो बताया था मैंने कि हमेशा 1 फैराड उसके इक्विवेलेंट वेट जितना ही डिपॉजिट करेगा। तो आप जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर लें, वो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा उतना ही अमाउंट डिपॉजिट करेगी जितनी की उसका इक्विवेलेंट वेट है। क्लियर? मेरे हिसाब से इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे कॉपर का इक्विवेलेंट वेट देखोगे तो इसके एटॉमिक मास का आधा है, सिल्वर का देखोगे। अच्छा, एक और चीज है, जनरली ना स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है, सर इसमें नाइट्रेट भी आ गया, इसमें सल्फेट भी आ गया। बात आप सिर्फ कॉपर सिल्वर की करते हो, तो फिर इसको छोड़ दें क्या हम? तो याद रहे, ज्यादातर पूरा इलेक्ट्रोलाइट इसलिए देता है एग्जामिनर ताकि आपको उसकी वैलेंसी पता चल जाए, उसकी वैलेंसी पता चल जाए। जैसे सल्फेट -2 है तो इस पे +2 चार्ज आएगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की और कॉपर क्यूपरिक आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी 2 है, और यहाँ पर सिल्वर पे +1, नाइट्रेट पे क्योंकि -1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी चलेगी और यहाँ पे 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। तो सीधा सा ही है यहाँ पे, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट लिख दिया गया और रेशियो ले ली गई है, प्रोपोर्शनलिटी है, इक्वल कुछ नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी की वजह से ये रेशियो आपकी हमेशा सेम आएंगी। जैसे आपको कॉपर डिपॉजिट कह दिया जाए, भाई x ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, आप इसका वेट ऑफ सिल्वर निकालो कितना डिपॉजिट होगा, तो आप लोग क्या करोगे? कॉपर का इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा? इसका एटॉमिक मास लेट इट इज 63.5/2, और इसका सिल्वर का कितना? 108/1, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। तो ये कर दिया, तो वेट ऑफ सिल्वर नहीं आ जाएगा अगर हमें कॉपर का वेट पता चल जाए तो दिस इज ऑल अबाउट द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं। मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को हर बात क्लियर कर दी है, बट कंक्लूजन में आपको और ज्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक ए रिवीजन। तो कंक्लूजन में करते हैं जी। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था ये, इंपॉर्टेंट मतलब आपके एग्जाम्स में आने के लिए, बट आजकल कुछ खास हिस्सा आता नहीं, क्योंकि सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझने लग गए। एग्जामिनर अब इसको डिफिकल्ट पार्ट में नहीं डालते हैं। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ और ये है सेकंड लॉ, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, यही है। Z किसके बराबर है? इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500। अब क्या क्या बातें याद रखनी थी आप लोगों को कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराड, दैट इज 96,500 कूलम पर मोल, ठीक है, ये है। अगर तुम्हारे पास n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n फैराड या n इंटू 96,500 कूलम्स पर मोल, ठीक है, ये याद रखनी है। क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी, ऐसे निकाला जाता है। बस यही बताया था भाई आप लोगों को, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, खासकर ZECE ये जरूर याद रख लेना, कई बार आजकल यही आ जाता है। और सेकंड लॉ क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, सब्सटेंस discharged is directly proportional to equivalent weight of substance, उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडीशन क्या है? मोर देन 1 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स,
मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कैसे जोड़ी गई हैं? सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, ये कनेक्टेड सीरीज में है। याद रहे इनके दोनों फेराडेज लॉज के, फेराडेज लॉज की बात करें तो फेराडेज लॉज में हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, कांस्टेंट करंट मस्ट बी सप्लाइड, कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी सप्लाइड, मतलब डायरेक्ट करंट दोगे तो ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा। और इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि अब खत्म कर रहा हूं, आगे काम आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस होती है डीकंपोजिशन। डी मींस रिमूवल, कंपोजिशन। तो जब कंपोजिशन में चेंज आ जाए तो वो प्रोसेस होती है डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन होता है इलेक्ट्रोलिसिस से। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी हो गया और क्वांटिटेटिव। अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है और होपफुली वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा भी पाऊंगा। तो ठीक है, ये भी आ गया होगा समझ में। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं आप लोग ट्राई करें। तो स्टूडेंट्स वैसे भी मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे वो भेज दें, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर न्यूमेरिकल्स, एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स बार बार लिखूं और फिर उसको सॉल्व करूं तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। मैंने प्रोजेक्टर से किया था, तो इस लॉकडाउन की वजह से कई सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि आवाज का प्रॉब्लम है, आवाज गूंजी हुई मिल रही है। मैंने भी अभी देखा कि पीछे जो हमारी थी, जब कॉलर माइक से चलाते थे तो बहुत अच्छी आवाज आ रही थी, अभी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इरिटेट ना कर रही हो। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा स्टूडेंट्स इसको बियर करें, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर जैसे ही हमारा ये ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शंस जो हैं या फिर ऑनलाइन जो सेल परचेज है अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो मैं मंगवा लूंगा कॉलर माइक और फिर आपको वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और उसी टाइम पे हम एक अच्छा सेटअप भी करेंगे जिससे कि प्रोजेक्टर से मैं एक साइड तो दिखा पाऊँ आपको क्वेश्चंस और दूसरे साइड में दिखा पाऊँ मैं आपको उसका सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स और सॉल्यूशंस। तो अभी के लिए तो आप लोग मैं जितना हो सकता है मैं साथ साथ बता रहा हूँ, बट उसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।